तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में, जो साल 2024 की आखिरी कहानी है। क्योंकि आज 31 दिसंबर, आज 24 की विदाई और कल 25 का स्वागत। 2024 न जाने कितनी ही यादें इन 365 दिनों की समेट कर अब विदा ले रहा है और 2025 आने को तैयार है, दहलीज पर खड़ा है। तो यही दुआ है कि आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो, खुशियों भरा हो, सारी चीज़ें अच्छी हों। और साल 2024 को विदाई, एक और साल पुराना हो गया, एक और कैलेंडर पुराना हो गया और अब एक नया कैलेंडर, एक नया साल, नई तारीख। तो साल के इस खात्मे पर और इस साल के आखिरी दिन 2024, मुझे लगा कि कोई ऐसी कहानी सुनानी चाहिए जो आपके लिए गिफ्ट के तौर पर हो। तो बहुत सोचा, उसके बाद एक कहानी जो आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, पहले पूरी कहानी सुनाऊंगा और इसके आखिर में इस कहानी की असली कहानी बताऊंगा। तो पेश है पहले पूरी कहानी। 2024 31 दिसंबर, साल की आखिरी कहानी। एक शख्स को एक लड़की के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुना दी गई। पहले लोअर कोर्ट ने सुनाई, फिर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने। वो लड़की जिसका कत्ल हुआ था उसी लड़के की दोस्त थी और क्राइम सीन से जो सारे सबूत मिले थे वो उस लड़के के खिलाफ थे। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, सारे सबूत अदालत में पेश किए और वो जो लड़की थी असल में उसी लड़के के दफ्तर में उसके साथ काम किया करती थी। लड़का शादीशुदा था। अब उम्र भी कम और इस उम्र में ये कत्ल और ऊपर से सजाए मौत। लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, कहीं से माफ़ी मिली नहीं। फांसी की सज़ा बरकरार रही। कई बरस बीत गए। अक्सर उसकी बीवी जेल में उससे मिलने आया करती। अब जब आखिरी उम्मीदें भी टूट गई कि अब तो फांसी और उसकी मौत के बीच में कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, तो फिर हर कोई आने वाले पल का इंतज़ार कर रहा था। फांसी की तारीख भी तय हो गई। ब्लैक वारंट जो है वो साइन हो गया, तारीख मुकर्रर है। अब फांसी 2 दिन बाद होनी है। 2 दिन के बाद होने वाली फांसी से पहले जेलर एक रोज़ उस कैदी के पास जाता है और उससे पूछता है, उसे पहले तो बताता है कि तुम्हारा ब्लैक वारंट साइन हो चुका है, परसों सुबह 5:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। अक्सर कैदियों से पूछा जाता है, एक परंपरा है, एक रिवाज है और जो कानूनी या जायज़ तरीके से पूरा किया जा सकता है वो पूरा भी कर देते हैं। जैसे कई कैदी सिगरेट पीने की मांग करते हैं, कई कुछ और मांग करते हैं, कोई किसी से बात करने की बात करता है, कोई किसी को लेटर लिखने की बात करता है, तो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो इस कैदी से भी पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। जब उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई तो जेलर को यकीन नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहा है और ये कैसे पूरा करेंगे। उस कैदी ने कहा कि मैं मरने से पहले एक रात अपनी बीवी के साथ अकेले एक कमरे में गुजारना चाहता हूँ। अब अमूमन जिसे सजाए मौत दी जानी है उसे अकेला आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त मौत का खौफ, वो पता नहीं क्या कर ले। तो जो भी ऐसे कैदी होते हैं जिन्हें सजाए मौत मिली हुई है और बस ब्लैक वारंट साइन हो चुका है, लगातार उनके सेल में रोशनी होती है, नजरी होती है, कोई लगातार उन्हें देख रहा होता है, उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सके। अब यहाँ एक मरने वाला जेलर को अपनी आखिरी ख्वाहिश बता रहा और कह रहा है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि मौत से पहले एक रात मैं और मेरी बीवी एक कमरे में हो और वहाँ कोई और ना हो। जेलर ने अपने सीनियर अफसरों तक बात पहुंचाई। ये हुआ कि जब से वो जेल में बंद है, इन सालों में उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है। वो एक सीधा साधा कैदी है, कभी कोई हिंसा भी नहीं की, कभी गुस्सा भी नहीं किया और बड़ी शराफत के साथ जेल में अपनी सज़ा काट रहा था। अब बड़ी इमोशनल डिमांड थी उसकी कि मौत से पहले बीवी के साथ एक रात अकेले कमरे में गुजारना है।
तो खैर बातचीत हुई, उसके बाद ये तय हुआ कि चलो उसकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर देते हैं। उसे बताया गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन पहले तुम्हारी बीवी तक तुम्हारा पैगाम पहुंचाऊंगा, और अगर तुम्हारी बीवी भी राज़ी हो गई तो फिर ठीक है। इसके बाद उस कैदी के घर उसकी बीवी तक मैसेज पहुंचाया गया कि आपका पति जो है वो मौत से पहले एक आखिरी रात आपके साथ गुजारना चाहता है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पत्नी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, कहती इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए कि मौत से पहले मैं आखिरी पल, आखिरी रात अपने पति के साथ गुजार सकूं। 2 दिन बाद फांसी होनी थी, तो जेल ने उससे 1 रात पहले की रात को चुनी कि पति और पत्नी को मिलाया जाए। तो पत्नी राजी थी, जेल वाले तैयार हो गए। उसके बाद जेलर के ही कमरे में इंतज़ाम किया गया इन पति पत्नी को रात को ठहराने का। अब ये था कि पति पत्नी है, कोई कैमरा भी नहीं लगा सकते क्योंकि नैतिक आधार पर भी गलत था। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है तो, लेकिन ये भी था कि उन दोनों को तन्हा भी नहीं छोड़ सकते। अगर कुछ हो गया तो फिर पूरा जेल प्रशासन ही सस्पेंड हो जाएगा। तो क्या करें? तो जेलर को आइडिया आया कि चलो कैमरा तो नहीं लगा सकते, एक ऑडियो लेपल लगा देते हैं ताकि अंदर की आवाज़ सुन सकें कि ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं, और या अगर वो दोनों कुछ ऐसी हरकत करने वाले हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, दोनों एक दूसरे के साथ मर जाएं, या वो कहे मुझे मार दो, तो फिर फ़ौरन अंदर जाकर और उन्हें ऐसा करने से रोक लिया जाएगा। तो ये आइडिया है कि ठीक है, वीडियो कैमरा तो लगाना गलत होगा, पति पत्नी है, तो ऑडियो रिकॉर्डर जो है डिवाइस वो लगा देते हैं ताकि उस कमरे में होने वाली हर बातचीत को सुन सकें। तो उस कमरे में रात होने से पहले वो डिवाइस लगा दिया गया जिससे अंदर की आवाज़ बाहर सुन सकते हैं, और उसके बाद वहाँ जेल के स्टाफ को जेलर उस जगह पर बैठ गए जहाँ उस कमरे में जो भी अब आवाज़ आती उनके कानों तक पहुँचती। तय वक्त पर बीवी जेल पहुँची। बीवी को उस कमरे में ले जाया गया जहाँ वो कैदी था, उसका पति, जिसे ठीक उस रात की अगली रात की सुबह फांसी देनी थी। अब पति पत्नी कमरे में है, डिवाइस चालू है, ऑडियो का टेस्ट पहले ही हो चुका था, आवाज़ आ रही है, दोनों अंदर जाते हैं, रोते हैं, फिर एक दूसरे से इधर उधर की बातें, परिवार के बारे में पूछता है, सभी के बारे में। तो शुरुआत के कुछ वक्त यही सारी नॉर्मल बातें होती रही। ये लोग सुनते रहे, इन्हें लगा कि बड़ा इमोशनल है, कुछ ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन फिर कुछ देर के बाद अचानक पूरी बातचीत का टॉपिक ही बदल गया। अब जो बातचीत हो रही है उसे बाहर बैठे जेलर और उसके तमाम जो साथी हैं वो जो सुन रहे हैं, और वो एक दूसरे को अजीब नज़रों से देख रहे कि हो क्या रहा है। इधर उधर की बात करने के बाद रात बीवी ने अचानक पहला सवाल किया पति से। उसने कहा, ये बताओ तुमने उस लड़की का कत्ल क्यों किया? तुम्हारा उससे क्या अफेयर था या कुछ और रिश्ता था? तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। कहता, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया। किसी ने नहीं सुनी। मैं अदालतों में चीखा, पुलिस वालों से कहा, यहाँ जेल में लगातार बोला। जेलर को भी याद आया, शुरू से कहता था मैं बेकसूर हूँ, बट मेरी बात किसी ने सुनी, इसलिए कि सारे सबूत मेरे ख़िलाफ़ थे। उस रूम के सारे जो फिंगरप्रिंट्स और बाकी निशान थे, जहाँ लाश थी, वो सब मेरे ही मिले। तो किसी ने सुना नहीं, लेकिन मुझे किसी ने कत्ल करते भी नहीं देखा, कोई चश्मदीद भी नहीं, लेकिन मुझे फंसा दिया गया। तो बीवी ने कहा कि अच्छा पूरी कहानी बताओ कि हुआ क्या था, क्योंकि वो अरेस्ट हो गया। उसके बाद जब जब मौका मिला बहुत कम। बीवी ने कहा कि आज हमारे पास पूरी रात है और शायद ये आखिरी रात है, तो मेरे दिल पर भी कभी कोई बोझ ना हो कि वाकई तुमने ये कत्ल किया, तो कम से कम तुम ज़माने को, कानून को, अदालत को, पुलिस को, जेल को, जो भी बताया, मुझे सच बताओ आखिरी बार, और मैं पूरी धैर्य से सुनूंगी। पति ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। फिर पति ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, जिस गांव में मैं रहता था वहाँ मेरे साथ मेरा एक दोस्त था,
हम दोनों साथ स्कूल में थे, साथ कॉलेज गए, और कॉलेज के बाद इत्तेफाक से हम दोनों ने तय किया कि एक साथ एक ही शहर में जाएंगे नौकरी करने के लिए। तो हम दोनों एक शहर में पहुँचे, वहाँ जाकर हमने नौकरी ढूंढी, और नसीब देखो कि स्कूल और कॉलेज की वो दोस्ती शहर में भी काम आई, और एक ही कंपनी में हम दोनों की नौकरी लग गई। अब हम दोनों एक ही कंपनी में नौकरी कर रहे थे। इत्तेफाक से उसी कंपनी में एक लड़की थी। वो लड़की पता नहीं क्यों मुझसे बहुत मतलब मुझे मानती थी, पसंद करती थी। जब भी मौका मिलता मुझसे आकर बातें करती, जो मैं घर से खाना बना कर लाता वो टिफ़िन मेरे साथ खाती, अपना टिफ़िन शेयर करती, दिखने में खूबसूरत थी। तो धीरे धीरे हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। जो मेरा दोस्त था, जो अब तक हम साथ थे, तो अक्सर हम चूँकि एक ही रूम शेयर करते थे, रेंट पे ले रखा था, एक ही जगह काम करते थे, तो अक्सर वो कहता था कि वो तेरी जो दोस्त है उससे मेरी भी दोस्ती करा दे, वो मुझसे बात नहीं करती, सिर्फ हाय हेलो होती है। तो उसने कहा मैं कैसे दोस्ती करा सकता हूँ, ये तो अपनी अपनी बात होती है। तो उसने कहा नहीं, तू मेरी दोस्ती करा दे। बोला ये मुश्किल है, मैं नहीं करा सकता, तुम खुद बात कर लो। तो बोला धीरे धीरे हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन दोस्ती बहुत साफ़ सुथरी थी, क्योंकि ना उसके दिल में मेरे लिए कोई ऐसा प्यार मोहब्बत वाली बात थी, ना मेरे लिए उसके दिल में। एक कुलीग थी और अच्छी दोस्त थी, और हम सारी बातें शेयर करते थे। उसने कहा कि एक रोज़ उसने अचानक कहा, जिस दिन छुट्टी थी, कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी और कुछ तुम्हारे लिए खाना बना कर लाऊँगी, मेरी माँ बनाएगी, और तुमसे बातें भी हो जाएगी। तो उसने कहा ठीक है, आ जाओ। तो बोला वो संडे की छुट्टी थी, मैंने घर वर साफ़ किया कि भाई वो आ रही है, थोड़ी ये ना देखेगी गंदे तरीके से रह रहे हैं, और मैं सब कुछ तैयारी कर रहा था। इत्तेफाक से वो मेरा दोस्त, उस दिन संडे था, उसको कहीं जाना था, वो चला गया, मैं घर पे अकेले था। तो फिर वो आई, जब वो आई तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं भूल गया था लाना। मैंने उसको कमरे में बिठाया, मैंने कहा मैं आता हूँ, और मैं चला गया। और फिर मैं बाज़ार गया, वहाँ से कुछ लेकर लौटा। तब तक मुझे करीब 45 मिनट हो चुके थे। जब मैं आया तो अंदर देखा कि बेड पर उसकी लाश पड़ी हुई है, चारों तरफ खून है। मैं बदहवास उसके करीब गया, उसको टटोला कि शायद जिंदा हो, सांसें चल रही हो, हॉस्पिटल ले जाऊं, और इसीलिए मैंने उसकी लाश को छुआ, झंझोड़ा, ऐसे पकड़ा, हिलाया, पर उसके अंदर कोई जान नहीं थी। अभी मैं ये सब कर ही रहा था और कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं। तब तक मेरा दोस्त वही आ गया कमरे में, और वो देखा और वो चीख पड़ा, ये तूने क्या किया। फिर इतनी देर में आस पड़ोस के कुछ लोग उसकी चीख सुनकर आ गए। फिर उनमें से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, फिर पुलिस आ गई। पुलिस आई, उठाकर हॉस्पिटल ले गई, डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे रखा था। फिर उसके बाद पूछताछ हुई तो पता चला कि कमरे में मैं था अकेला। तो पुलिस मुझे पूछताछ के लिए पकड़ कर ले गई, मेरे दोस्त को भी ले गई, लेकिन रात होते होते मेरे दोस्त को छोड़ दिया और मुझे गिरफ्तार कर लिया, और कहा कि उस कमरे में तुम अकेले थे और तुमने ये कत्ल किया। मैंने कहा कि मैंने नहीं किया। अब उसने कहा मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पीछे में हुआ क्या उन 45 मिनट में, मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन फिर पुलिस आई, उसने सारे फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें उठाई। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने लाश को छुआ, उससे पहले वो आई थी, मैंने उसको पानी दिया, उस गिलास पे भी मेरे फिंगरप्रिंट्स, उसके भी। तो सारी चीज़ें मेरे ख़िलाफ़ चली गई, और मुझे आज तक पता नहीं कि किया किसने था, लेकिन सारे सबूत मेरे ख़िलाफ़ थे। तो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी, उसके बाद मुझे गिरफ़्तार किया गया, मुकदमा चला, आखिर तक चलता रहा, और हर जगह से मैं हार गया। बट मैं तुम्हें सच कहूँ कि मैं बेकसूर हूँ। तो उसने, ये बीवी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है उन 45 मिनट में कौन आ सकता तुम्हारे घर पर, और कोई ऐसी बात जिससे तुम्हें लगे कि इस केस पे रोशनी डाल सकती है। अगर तुम बेकसूर हो तो किसी ने तो मारा है, कोई तो कातिल होगा। उसने कहा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। फिर कहता है कि एक ही बात मन में आती बार बार, लेकिन वो मैं किसी से इसलिए नहीं कहता कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो उसने कहा क्या आती है, कभी तुमने मुझे भी नहीं बताया। उसने कहा कि जिस दिन वो आ रही थी उस रात मैंने अपने दोस्त से शेयर किया था कि कल वो आएगी, थोड़ा घर वर साफ़ करना है। तो उसने बहुत इंटरेस्ट लेके पूछा था अच्छा कितने बजे आएगी।
वो सारी चीज़ें पूछने के बाद जब सुबह उठा तो उसने कहा कि जब वो आने का वक्त था, उससे थोड़ी देर पहले उसने कहा कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा भी रुक जा, उससे मिल लेना। उसने कहा नहीं मुझे कुछ काम है, वो चला गया। तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा। रात को वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा था, सुबह अचानक उससे ऐन पहले वो चला गया। और हमारे घर में और कोई कभी आता नहीं है। और फिर जब ये सब कुछ हुआ उसके 5 मिनट के बाद वो अचानक घर के अंदर था, मेरा दोस्त। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि वो उसने कहा था कि मैं शाम तक लौटूंगा और उसी वक्त लौट आया। और जब मैं ऐन लाश के पास था, उसको देख रहा था, वो आया और उसी ने ज़ोर से वो चीखा और उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। तो बस एक शक है मेरे मन में कि कहीं मेरा दोस्त तो इसके पीछे नहीं है, लेकिन बचपन से मैं उसे जानता हूँ, वो कम से कम कत्ल नहीं कर सकता और मैं उसका इतना अच्छा दोस्त हूँ कि मुझे झूठे केस में फंसा भी नहीं सकता। लेकिन मन में है कि फिर और कौन, तो और कौन का जवाब मिलता नहीं, ले देकर बात उसी पर आकर रुक जाती है। लेकिन उसके ख़िलाफ़ आज तक मुझे कोई सबूत मिला नहीं, तो मैं कुछ बोला नहीं। ये कहकर फिर वो बीवी से कहता है कि देखो मैं बेकसूर हूँ, मैं कम से कम दुनिया क्या कहती मालूम नहीं, मरने से पहले तुम्हारा भरोसा जीतना चाहता था, तुम्हें यकीन दिलाना चाहता था कि तुम्हारा पति ऐसा नहीं और मेरा उस लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था, हम बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त थे और मैंने उसका खून नहीं किया। बीवी कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ। इसके बाद वो पूरी रात दोनों रोते हैं और बातें कर रहे हैं। इधर बाहर जेलर और उसके तमाम साथी उसकी कहानी सुन रहे हैं और वो बातचीत रिकॉर्ड भी हो रही है। सुबह हुई, वक्त ख़त्म हुआ, पति और पत्नी के मिलने का। कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी। आखिरी बार पत्नी अपने पति को गले लगाकर रोते हुए विदा लेती है, जेल से चली जाती है। उधर जेल से चली जाती है, इधर कैदी जेलर को थैंक्स बोलता है और जेलर और उसके बाकी साथी सब अजीब उलझन में कि जो पूरी रात हुआ, जो उन्होंने सुना, वो क्या था। क्योंकि कैदी को भी नहीं मालूम और उसकी पत्नी को भी नहीं मालूम कि उस कमरे के अंदर दोनों जो बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत कोई सुन भी रहा है। ये बातचीत शायद सिर्फ उन दोनों के बीच की थी, तो इस बात से अनजान थे कि उनकी बातचीत बाहर कोई सुन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो अनजान थे, उन्हें कुछ पता नहीं, तो जो भी दोनों अंदर बात कर रहे थे वो सच बात कर रहे थे। किसी को सुनाने के लिए नहीं, किसी को बहकाने के लिए नहीं, बल्कि दो पति पत्नी के बीच की आपसी बातचीत थी। जेलर को यकीन हो गया कि वो बेकसूर है, पर फिर कौन। उसे लगा कि पक्का उसका दोस्त ही कातिल होगा। जेलर ने फ़ौरन ऊपर अपने सीनियर अफसरों से बात की। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, सुबह हो गई, आज आखिरी रात है, कल सुबह उसकी फांसी का वक्त है, अब कुछ नहीं कर सकते। वो अपने सीनियर से बोला कि साहब तमाम गुनहगारों को फांसी हो, ठीक है, एक बेकसूर को फांसी हो, ये कम से कम इंसाफ और कानून का भी कत्ल है, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। हमारे पास सबूत है कि वो बेकसूर है। फिर ये हुआ कि अच्छा कोशिश करते हैं। इसके बाद वकील के थ्रू अदालत में फ़ौरन इमरजेंसी सुनवाई की अपील की गई और कहा गया कि ऐसी ऐसी एक बात थी, एक कैदी ने आखिरी ख्वाहिश जताई, पत्नी आई, दोनों बंद कमरे में बात कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि वहाँ एक ऑडियो रिकॉर्डर रखा हुआ है और उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई है और इस बातचीत के हिसाब से वो बेकसूर है। तो प्लीज़ इसकी फांसी पर फ़िलहाल स्टे लगाया जाए और इस केस की नए सिरे से जाँच की जाए। जब ये सारे सबूत कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट भी कन्विंस हो गया। उसने कहा बिल्कुल, बेशक लेट हो लेकिन गलत फैसला नहीं होना चाहिए, इसलिए इस केस की नए सिरे से जांच शुरू की जाए। कोर्ट ने ऑर्डर दिया और तब तक इसकी फांसी की सज़ा को मुलतवी की जाए और पुलिस को हुक्म दिया कि अब इस मामले की जांच करो। फांसी की तारीख कैंसिल हो गई, ब्लैक वारंट कैंसिल हो गया। ये बात जब उसको बताया गया, उसकी फांसी से मतलब फांसी में कुछ घंटे बाकी थे, यकीन नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए कहाँ से। उधर खैर पुलिस ने दोबारा मामले की तफ्तीश की, दोबारा से सारे फिंगरप्रिंट्स लिए गए, फिर उसके दोस्त के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, मैच किया गया और फिर पता चला कि असली कातिल उसका दोस्त था।
पुलिस ने असली कातिल को पकड़ा, अदालत में नए कातिल को पेश किया, नए सबूत पेश किए गए, और जो फांसी के तख्ते तक लगभग पहुंच चुका था कुछ घंटे पहले, जिसे एक नई जिंदगी मिली, उसे रिहा कर दिया गया। वो रिहा हुआ और उसका दोस्त जो है वो जेल में है। उसका क्या होगा आगे अभी पता नहीं। तो ये थी एक आखिरी ख्वाहिश की कहानी। अब शुरुआत में आपको ले चलते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 2024 साल आखिरी दिन 31 दिसंबर, तो मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगा जो एक गिफ्ट होगा। 1800 से ज़्यादा, शायद 1900 के करीब मैंने आपको कहानी सुना चुका हूँ। ये पहली और इकलौती कहानी है जो पूरी आपको सुनाई, और क्यों सुनाई दोनों बताता हूँ। सोशल मीडिया पे ये कहानी लगातार अलग अलग जगहों पे तैर रही है, अलग अलग नामों से अलग अलग तमाम लोग इसको सुना रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। कैसा ऐसा हुआ, शहर का नाम भी डाल रहे हैं, अलीगढ़, कैरेक्टर का नाम भी डाल रहे हैं। करीब 25 दिनों तक जितने भी अलीगढ़, उसके आसपास, यूपी के बाहर, हर जगह टटोला खंगाला, सब कुछ इस पूरे कैरेक्टर को, इस केस को, इस कहानी के ओरिजिन कहाँ से हुआ उस तक को फिर ढूंढा। और फिर पता है क्या चला? पता ये चला कि ये पूरी कहानी एक दिमागी उपज है, एक फेक कहानी है, एक फर्जी कहानी है। लेकिन एक जगह ये कहानी सुनाई गई तो फिर कई लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको सुनाना शुरू किया। हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर के कई मेल आए और इसको महीनों हो गया। मैंने कहा इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन टीम को लगाया कि चेक करो। चेक किया तो पता चला कि ऐसी कोई कहानी कभी है ही नहीं। ये असल में एक दिमागी कहानी, क्रिएट की हुई कहानी है। तो हकीकत इस कहानी की आखिर में इसलिए बताया कि शुरू में बताता तो फिर आप कहते यार कि ये क्या कर रहे हो। तो कहानी कुल मिलाकर बहुत अच्छी है, लेकिन सच्ची नहीं। मुझे लगा साल का आखिर 31 दिसंबर, थोड़ा सा कहानी में कुछ ट्विस्ट लानी चाहिए। तो ये पहली और आखिरी असली कहानी नहीं, फर्जी कहानी आपको मैंने सुनाई। तो इसको सीरियस मत लीजिएगा, बट कहानी अच्छी है। जिसने भी बुनी है, जो पूरा प्लॉट है इसका वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस कहानी का कहीं कोई वजूद नहीं है। तो मुझे लगता है नए साल के आखिरी दिन कम से कम ये खून खराबा बाकी चीज़ों से तो बेहतर है कि कोई ऐसी कहानी आपको सुनाई जाए। और इसीलिए मैंने ये फैसला किया और फिर लास्ट में सच्चाई भी बता दी आपको। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ साल 2024 का अपना वो आखिरी सिलसिला, क्योंकि 25 से नया सिलसिला शुरू होगा। आज वसीम जाफ़र इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे वसीम जाफ़र। ये दिल्ली के हैं लेकिन मुंबई में रहते हैं। गौतम सिंह इनका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गौतम सिंह जी। और ये भेजा है उमेद भाई चौधरी एंड सोनू राज पुरोहित ने। इसके अलावा हिमानी जैन इनका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे हिमानी। और ये रवि प्रकाश जैन जी की बिटिया हैं। साथ ही गुरनाम सिंह इनका भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गुरनाम। और ये भेजा है अनिल मेहरा ने। साथ ही सुमन गुप्ता इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुमन। और ये भेजा है अंकित गुप्ता ने। इसके अलावा एक हमारे नाम नहीं लूँगा, उन्होंने खुद मना किया है, पायलट साहब हैं ये। और कल की कहानी जो थी उस पर इन्होंने बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत जानकारी दी है कि एक प्लेन और बर्ड अटैक, इनके हिसाब से बर्ड अटैक बड़ी आसानी सी चीज़ है, इसको लेकर सीरियस नहीं होना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा होते हैं, और कैसे इससे बचना है ये पायलट को ट्रेन किया जाता है। और आजकल के जो नए एयरक्राफ्ट हैं वो इसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई इस हादसे को लेकर, जिसकी कल कहानी सुनाई, कि सिर्फ बर्ड अटैक से या पक्षियों के झुंड के प्लेन से टकराने से कोई प्लेन क्रैश नहीं कर सकता। और भी उसमें कई चीज़ें होती हैं, इंजन का फेल होना, लैंडिंग गियर का काम ना करना, और भी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर हर एयरक्राफ्ट में 2-2 इंजन होते हैं, एक अगर फेल भी हो जाए तो दूसरे एक अकेले इंजन पर भी आप प्लेन को उड़ा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि एक साथ बर्ड अटैक सारे इंजन पे हो जाए। तो थैंक यू सो मच हमारे गुमनाम पायलट साहब। गुमनाम तो नहीं, इनका नाम मुझे पता है क्योंकि उन्होंने मेल में लिखा, पर रिक्वेस्ट की थी कि नाम नहीं। और भी बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी दी, किसी दिन डिटेल में उनकी पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा।
लेकिन